नमस्कार दोस्तों, रिसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। यूके ट्रिपल एससी के द्वारा एक अपडेट आई है जिसमें 24 अक्टूबर को 746 पदों पर कनिष्ठ सहायक की परीक्षा होनी थी। इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। अब 31 अक्टूबर को ये परीक्षा होगी, यानी कि एक हफ्ते का समय मिल गया है। तो अगर आपकी ये परीक्षा है तो जान लीजिए 24 अक्टूबर की जगह पे ये 31 अक्टूबर को होगी। वैसे भी 24 अक्टूबर को कई एग्जाम होने थे, कुछ यूकेपीएससी के भी एग्जाम थे, तो इसलिए इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। तो अब 24 अक्टूबर की जो परीक्षा है वो 31 अक्टूबर को होगी, कनिष्ठ सहायक वाली। इसके अलावा लोअर पीसीएस का जो एग्जाम है वो भी 12 दिसंबर को प्रस्तावित है। तो यूकेपीएससी के द्वारा ये आयोजित किया जाएगा। तो इन दो महत्वपूर्ण एग्जाम को ध्यान में रखकर हम ये सीरीज चला रहे हैं और अभी 2-3 महीने में अन्य भी एग्जाम आपको देखने को मिलेंगे। कई सारे एग्जाम हो सकते हैं, तो इस समय पर कोई भी ढिलाई ना बरते। बीच में मैं वीडियोस को अपलोड नहीं कर पा रहा था रेगुलरली क्योंकि मैं आउटसाइड था। तो हमने लास्ट वीडियो में हिस्ट्री की अपने मौर्य काल तक हमने पढ़ लिया था। आज हम मौर्योत्तर काल के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारी स्ट्रेटेजी वही रहेगी, हम एमसीक्यू कराएंगे और एमसीक्यू के साथ साथ टॉपिक को भी डिस्कस करते रहेंगे। इससे ही जल्दी जल्दी हम कोर्स को भी खत्म कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल के बारे में। मौर्योत्तर काल के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। वैसे हैं 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। आइए चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हिंदी यवन शासक ने सीसे के सिक्के जारी किए थे? पहले हम बात कर लेते हैं हिंद यवन शासकों के बारे में, क्योंकि इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर हम बात करते हैं मौर्योत्तर काल की, तो पहले जो आक्रमणकारी थे मौर्योत्तर काल में जिन्होंने भारत में आक्रमण किया था वो थे हिंद यवन शासक। ठीक है, हिंद यवन शासक क्यों बोलते थे इनको? देखिए, आप इसको मान लिए ये अफगानिस्तान पर राज करते थे। अफगानिस्तान में बैक्टीरिया पे शासन करते थे। ठीक है, वहां पर एक जगह थी बैक्टीरिया। ठीक है, तो इसलिए इनको बैक्टीरिया यूनानी भी बोला जाता था। ठीक है, तो इन्होंने ही सबसे पहले हिंदुकुश पर्वत पार किया था। ठीक है, और इन्होंने पश्चिमोत्तर भारत में विशाल क्षेत्र में अधिकार कर लिया था। तो इनका सबसे इंपॉर्टेंट राजा था वो था मिनांडर, जिसके बारे में आप याद कर सकते हैं। मिनांडर यहाँ पर ऑप्शन में भी दिख रहा है। ठीक है, 165 से 145 ईस्वी पूर्व के आसपास का इसका शासन है। ठीक है, और इसके अलावा इनकी जो राजधानी थी वो थी शाकल। अब कई जगह पे साकल भी लिखा होता है, साकल या साकल जो भी लिखो। ठीक है, तो ये कहां पर है? आधुनिक सियालकोट। सियालकोट कहां पर है? पाकिस्तान में। ठीक है, और इसके अलावा इन्होंने बहुत अत्यधिक संख्या में सिक्के प्रचलित किए थे और सबसे पहले हिंदी यूनानी शासक ही थे जिन्होंने कि सोने के सिक्के प्रचलित किए थे। ठीक है, इसके अलावा एक इन्होंने यूनानी कला को संरक्षण दिया था जिसको कि हेलेनिस्टिक आर्ट बोलते हैं, जिसको भारत में गांधार कला, ठीक है, भी इसी का ही मिश्रित रूप है। ठीक है, तो ये सब चीजें इससे आपको रिलेटेड आ सकती हैं। ठीक है, अभी का जो प्रश्न है इसका आंसर क्या है? स्ट्रेटो टू। ठीक है, स्ट्रेटो टू कौन था? ये भी एक हिंदी यवन शासक था। ठीक है, और ये हिंदी यवन शासक जो था इसने सीसे के सिक्के जारी किए थे और इसका शासन माना जाता है 25 ईस्वी पूर्व से 10 ईस्वी तक का। ठीक है, तो अभी जो हम बात कर रहे हैं ये हम बात कर रहे हैं हिंदी यवन शासक, क्योंकि अभी हम मौर्योत्तर काल में जिन्होंने आक्रमण किया, जैसे हिंदी यवन शासक थे, फिर शक थे, फिर पल्लव थे, फिर कुषाण थे। ठीक है, ये आक्रमणकारियों का क्रम है। ठीक, हम अभी उनकी बात नहीं करेंगे जो कि वंश आए इसके बाद। जैसे वंश में कौन कौन आए थे भाई? मौर्य काल के बाद जो मौर्य काल का जो अंतिम राजा था वो कौन था? वृहद्रथ था। ठीक है, तो वृहद्रथ के बाद उसके सेनापति था पुष्यमित्र शुंग, उसने उसकी हत्या करके शुंग वंश की स्थापना करी थी। तो अभी हम आक्रमणकारियों पर बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर इसके बाद धीरे धीरे मौर्योत्तर काल में फिर ये वंशों पर भी आएंगे। तो इसमें आप वो मत होइएगा, मतलब कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किस हिंदी यवन शासक ने सीसे के सिक्के जारी किए थे, तो वो था स्ट्रेटो टू। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालिक नहीं था? आपको बताना है कि कौन सा एक अन्य तीनों के समकालिक नहीं है। तो अगर आपने हमारी पहले पुरानी वीडियोस देखी है तो आपको बहुत इजीली आंसर आप दे देंगे इस बार। बिंबिसार, गौतम बुद्ध, प्रसेनजीत, ये तीनों एक ही काल के हैं। जबकि मिलिंद, अभी हमने बात करी, मिलिंद कौन है? मिनांडर है। ठीक है, इसको बौद्ध ग्रंथों में मिलिंद बोला गया, वैसे इसका नाम क्या था? मिनांडर था। ठीक है, तो मिनांडर, जैसा कि मैंने आपको बोला, इसका समय है 165 से 145 ईस्वी पूर्व। ठीक है, तो उस समय का इसका समय है। और जबकि ये बिंबिसार, गौतम बुद्ध, भाई बिंबिसार क्या था? हर्यक वंश का संस्थापक था। ठीक है, इसका है 544 से 492 ईस्वी पूर्व। जबकि जो गौतम बुद्ध है इनका जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, तो ये उस समय का है। और इसी समय पे प्रसेनजीत थे। प्रसेनजीत कौन थे भाई? जो कौशल महाजनपद इसके राजा थे। तो ये तीनों तो समकालिक है, लेकिन मिलिंद इसके समकालिक नहीं, ये तो इंडो ग्रीक राजा था। ठीक है,
अगला प्रश्न देखिए, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेखों में मिलता है? काफी अच्छा प्रश्न है। काठियावाड़ के, रुद्रदामन के, अशोक के, राजेंद्र प्रथम के, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है काठियावाड़ के, रुद्रदामन के। ठीक है, रुद्रदामन के अभिलेख जिसको मैंने आपको बताया था, रुद्रदामन का जो शासन है वो क्या है, 130 से 150 ईस्वी। ठीक है, तो मतलब ये सभी मौर्य तर्क में आएंगे। ठीक है, और ये कहां पर है? जूनागढ़ अभिलेख है, गुजरात में गिरनार पर्वत पर ये प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो यहां पर ब्राह्मी लिपि में जो संस्कृत भाषा का इसमें लिखा गया है, ठीक है, ये अभी तक के प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में सबसे प्राचीन है। ठीक है, तो इसी में ही संस्कृत काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना प्राप्त होता है। ठीक है, तो काव्य शैली का जो प्राचीनतम नमूना है वो कहाँ मिलता है? वो मिलता है काठियावाड़ के रुद्रदामन के अभिलेख, या फिर जूनागढ़ अभिलेख, जो भी इसको आप बोलो। कहाँ पर अवस्थित है? गुजरात के गिरनार पर्वत में। ठीक है ना, तो ये भी आपको याद करना पड़ेगा। सब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। मैंने इस बार क्या किया है कि बस एक क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, बाकी आपको सारे के सारे जो क्वेश्चन है मैंने नहीं लिखे हैं, तो आप खुद ही उनके आंसर दे सकते हैं। तो एक क्वेश्चन में कई सारे आपको क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था? ठीक है, बिना बेगार के यानी कि बिना बेगार लिए, ठीक है, किसने करवाया था? तो ये जूनागढ़ अभिलेख से ही पता लगता है। और जूनागढ़ अभिलेख किसके द्वारा किया गया था? रुद्रदामन प्रथम। ठीक है, इसके बारे में हमने पहले डिस्कस किया था। सुदर्शन झील के जीर्णोद्धार में चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और रुद्रदामन प्रथम, इन सभी का क्या कहते हैं, योगदान है। ठीक, तो जो जूनागढ़ अभिलेख है यहीं से पता लगता है कि जब 170 ईस्वी में रुद्रदामन थे, इन्होंने गिरनार के निकट सुदर्शन झील की मरम्मत बिना बेगार लिए ही करवाई थी। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, और ये जो झील है वो किसके द्वारा बनवाई गई थी? चंद्रगुप्त के आदेश पर ये बनवाई गई थी। कौन थे? पुष्यगुप्त। ठीक है, उनके उस समय के मतलब जो राज्यपाल मान लीजिए, प्रांतपाल मान लीजिए, उनके का उससे ही ये बनाई गई थी। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये प्रश्न आया हुआ था कि जो सुदर्शन झील है उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के ही मतलब जो समय के राज्यपाल थे, तो वो कौन थे? पुष्यगुप्त थे। कौन थे? पुष्यगुप्त। ठीक है, गवर्नर मान लो इसको उस समय का। ठीक है, उनका, तो वो पुष्यगुप्त के द्वारा ही ये करवाया गया था। तो यहाँ पर इससे रिलेटेड ये सभी लोग हैं, चंद्रगुप्त मौर्य भी है, अशोक भी है और रुद्रदामन प्रथम भी है। ठीक है, तो बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था? उसका आंसर क्या होगा? रुद्रदामन प्रथम होगा। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो कि मैं आपको बताऊं कि रुद्रदामन है कौन। देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि जो हिंदी यवन है वो सबसे पहले आक्रमणकारी थे, और फिर उसके बाद कौन आए? शक आए। ठीक है, शक को क्या बोलते हैं? सीथियन भी बोलते हैं। क्या बोला जाता है? सीथियन। ठीक है, ये 90 ईस्वी पूर्व में इन्होंने भारत में आक्रमण किया था। सीरिया, ईरान, अफगानिस्तान, यहाँ से आए थे। ठीक है, तो ये जो रुद्रदामन है वो कौन था? शक शासक था। ठीक है, जिसका मैंने अभी आपको बताया, इसका काल क्या था? 130 से 150 ईस्वी के आसपास। ठीक है, 130 से 150 ईस्वी के आसपास। वैसे तो अभिलेखों से पता लगता है जूनागढ़ से कि भाई 170, तो आप 130 से 170 ईस्वी के आसपास का इसका काल मान लीजिए। ठीक है, तो इसका जो इंपॉर्टेंट अभिलेख है वो कौन है? जूनागढ़ अभिलेख है। उससे क्योंकि हमें कई सारी चीजें पता लगती हैं। ठीक है, तो रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है वो कहाँ पर है? गिरनार पर्वत पर अवस्थित है, गुजरात में। ये भी आपको याद करना पड़ेगा। और संस्कृत अभिलेखों में सबसे ये प्राचीन है, जिसमें काव्य शैली का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। ठीक है, रुद्रदामन कौन था? संस्कृत का बहुत बड़ा प्रेमी था, और सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में इसने दीर्घ अभिलेख जारी किया, जिसको कि रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो एक कौन था? एक शक शासक था। अगला प्रश्न है, उत्तरी तथा उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के किसने जारी किए? अब ये भी एक बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बताऊं, इसका राइट आंसर है कुषाण। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि सबसे पहले हिंदी यूनानी आए, उसके बाद शक आए, इसके बाद फिर आए थे पार्थियाई या फिर पल्लव भी उनको बोला जाता है। ठीक है, पल्लव से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, ये है कुषाण से रिलेटेड। तो उसके बाद आए थे कुषाण। ठीक है, 1500 ईस्वी में इन्होंने भारत में आक्रमण किया था। चीन तुर्किस्तान से आए थे। इनका संस्थापक है कुजुल कड़फिसेस। ठीक है, ये याद रखना, कुजुल कड़फिसेस, इसको ही संस्थापक माना जाता है कुषाण वंश का। ठीक है, और फिर इसमें इंपॉर्टेंट है विम कड़फिसेस और कनिष्क। ठीक है, तो इनकी राजधानियां वैसे अलग अलग थी, उज्जैनी भी थी, पुरुषपुर भी थी, और इन्होंने सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के भी जारी किए थे। ठीक है,
और नियमित रूप से इन्होंने सोने के सिक्के चलाए थे। इसके अलावा सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को भी इन्होंने जारी किया था। तो इनको नियमित व पूर्ण रूप से प्रचलित कराने का जो श्रेय है वो कुषाण को ही जाता है। हालांकि उत्तर पश्चिम में स्वर्ण सिक्कों का जो प्रचलन है वो किसके द्वारा किया गया था, अभी हमने पढ़ा था इंडो ग्रीक के द्वारा किया था, उत्तर पश्चिम उत्तर भारत में ना। लेकिन जो इसको सबसे ज्यादा व्यापक पैमाने पे चलाने का श्रेय है वो किसको जाता है, वो कुषाण को ही जाता है। और सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के चलाने का श्रेय भी इनको जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि भाई सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के और सर्वाधिक ताम्र दोनों सिक्के किसने चलाए, तो वो कुषाण ने चलाए। जबकि सबसे पहले सोने के सिक्के चलाने वाले कौन थे, वो थे इंडो ग्रीक, ठीक है, यानी कि हिंदी यवन शासक। तो ऐसे करके आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो कुषाण वंश के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया। अब इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन आगे आ सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कुषाण, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है। बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है, विम कड़फिसेस, कनिष्क, नहपाण या फिर बुद्धगुप्त। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर है कनिष्क, ठीक है। अब कनिष्क का सिक्कों में बुद्ध का मतलब कि कनिष्क ने जो सिक्के जारी किए थे वहां पर बुद्ध का अंकन हुआ है, ठीक है। आपको पता होगा, हमने पहले भी डिस्कस किया था, ये कनिष्क के समय पर ही चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। कहाँ हुआ था, कश्मीर में कुंडलवन में, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, वसुमित्र ने। और उपाध्यक्ष कौन थे, वो थे अश्वघोष, है ना। तो इसी समय पर क्या हुआ था कि बौद्ध जो संघ है, वो बौद्ध धर्म है, वो दो संप्रदाय में बट गया था, महायान और हीनयान, ठीक है। और जो कनिष्क था वो महायान का मतलब संप्रदाय का संरक्षक था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम कर चुके हैं कि इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ था, वो हुआ था आपका कनिष्क के सिक्कों पर इसका अंकन हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, बड़ा अच्छा है। निम्नलिखित में से किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है। ये भी काफी अच्छा प्रश्न है और काफी अच्छे लेवल का प्रश्न है। देखिए, कुजूल कड़फिसेस, विम कड़फिसेस, कनिष्क या फिर हुविस्क, ठीक है। अब ये सारे के सारे क्या है, कुषाण वंश के शासक हैं, ठीक। तो इनमें कौन है कि जिसने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का जिसको श्रेय जाता है, तो वो है विम कड़फिसेस, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो कौन आया, कुजूल कड़फिसेस आया, ठीक है। यही आपका क्या है, कुषाण वंश का संस्थापक है, ठीक है। तो इसने सिर्फ तांबे के सिक्के चलाए थे, सिर्फ तांबे के। जैसे हमने बात करी थी ना कि भाई जो कुषाण जो शासक वंश है, इन्होंने क्या किया था, सर्वाधिक और नियमित रूप से व्यापक रूप से तांबे और सोने के सिक्के चलाए। तो ये एक बंदा था कुजूल कड़फिसेस, इसने क्या किया कि तांबे के सिक्के चलाए सिर्फ। जबकि विम कड़फिसेस है, इसने सोने के सिक्के चलाए। तो इसने सोने और तांबे दोनों के सिक्के चलाए, मतलब विम कड़फिसेस। तो इसी को ही भारत में माना जाता है कि सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के चलाने वाला का जो श्रेय है वो विम कड़फिसेस को ही जाता है, ठीक है। तो विम कड़फिसेस, कुजूल कड़फिसेस के बाद आया विम कड़फिसेस, ठीक है। और ये जो कड़फिसेस है ये बैठा था 65 से 78 ईस्वी तक, ठीक है। और इसके बाद जो आया वो आया कनिष्क, ठीक है। तो कनिष्क भी एक इम्पॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे प्रतापी राजा था और सबसे महानतम शासक कनिष्क को ही माना जाता है, ठीक है। जो कनिष्क है वही कुषाण वंश का सबसे इंपॉर्टेंट राजा माना जाता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, यौधेय सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है। यौधेय सिक्कों, देखिए यौधेय का जो प्रमाण है वो पुराणों में मिलता है, अष्टाध्यायी में मिलता है, वृहत संहिता, इन सब ग्रंथों में इससे प्राप्त होता है। तो इनका जो साम्राज्य था दोस्तों वो था पंजाब और राजस्थान के बीच में, ठीक है। तो इनके जो सिक्के थे वहां पर कार्तिकेय का अंकन मिलता है, ठीक है। तो किस देवता का अंकन मिलता है यौधेय का, वो मिलता है कार्तिकेय का, यहां पर अंकन मिलता है। अगला प्रश्न देखिए, कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है। काफी अच्छा प्रश्न है। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा के अभिलेख की तिथि क्या है। तो इसका राइट आंसर है 81 ईस्वी, ठीक है, 81 ईस्वी। ध्यान रहे, जो कनिष्क है उसका शासनकाल कब से माना जाता है, 78 ईस्वी से, ठीक है।
लेकिन उसके 3 साल बाद, ठीक है। तो कनिष्क ने जब जो सारनाथ बौद्ध अभिलेख की जो तिथि है वो 81 ईस्वी सन है, ये प्रतिमा क्या हुई थी, मथुरा से लाकर कनिष्क के राज्यारोहण के 3रे वर्ष में सारनाथ में स्थापित की गई थी। तो 3रे साल में की गई थी, तो यानी कि 81 ईस्वी, ठीक है। आप हमेशा ध्यान रखना कि जो कनिष्क है वो बहुत इंपॉर्टेंट और विख्यात कुषाण शासक है। 2 कारणों से वो प्रसिद्ध है। पहला तो क्या, 78 ईस्वी में एक संवत जो चलाया गया था जिसको कि शक संवत बोला जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि शक संवत कब से है, ठीक है। और इस संवत का प्रयोग भारत सरकार द्वारा किया जाता है आज के समय में, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे। तो शक संवत। दूसरा क्या है कि जो बौद्ध धर्म वाला, ठीक है, जो बौद्ध धर्म में जो इसने चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। तो बौद्ध धर्म को इसने बहुत संरक्षण दिया, बहुत अच्छी तरह से पोषण संपोषण किया, तो इसलिए भी इसको जाना जाता है। तो 81 ईस्वी ये था बौद्ध प्रतिमा के अभिलेख की तिथि। तो ऐसे प्रश्न भी दोस्तों आ सकते हैं। ये सभी पीसीएस में मतलब बड़ी बड़ी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं, लेकिन ये बार बार रिपीट होते रहते हैं। आप मेरी माने और आप अगर मेरी वीडियोस को लगातार फॉलो करते हैं तो आपको पता लग जाता होगा कि ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन रिपीट होंगे। देखना आप आगे भी ये कहीं ना कहीं रिपीट होंगे। अगला प्रश्न देखिए, शक संवत कब प्रारंभ किया गया। शक संवत कब प्रारंभ किया गया था, 78 ईस्वी में। अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट बताता हूँ कि देखिए शक संवत की अगर हम बात करें, इससे पहले था विक्रम संवत, ठीक है। तो जो विक्रम संवत की हम बात करें तो 57 ईस्वी पूर्व में, 57 ईस्वी पूर्व था, उस समय पे उज्जैन के एक राजा ने शकों से युद्ध करके उन्हें पराजित कर दिया था और अपनी सीमा से बाहर खदेड़ दिया था, ठीक है। और उसने फिर विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी थी, और तो विक्रम संवत उसी के नाम से चलता है। तो 57 ईस्वी पूर्व पर शकों पर उसकी विजय से प्रारंभ हुआ था, 57 ईस्वी पूर्व। तो कभी प्रश्न आ सकता है कि विक्रम संवत कब से होता है, 57 ईस्वी पूर्व, ठीक है। फिर बाद में क्या हुआ कि जो इसके उत्तराधिकारी आए विक्रमादित्य के, उसको 135 विक्रम संवत में शकों ने पराजित कर दिया और इसके उपलक्ष्य में शक संवत चलाया गया, ठीक है। तो अगर आप 135 में से 57 को माइनस करेंगे तो 78 ईस्वी आ जाता है, ठीक है। तो कुषाण शासक कनिष्क को इसका प्रवर्तक माना गया है हालांकि, ठीक है। तो शक संवत कब से प्रारंभ किया गया है, 78 ईस्वी के। तो आप ध्यान रखना 78 ईस्वी। और मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि भारत में इसी का, भारत सरकार के द्वारा इसी का ही प्रयोग किया जाता है, 78 ईस्वी को ही माना जाता है, ठीक है। इस संवत का प्रयोग भारत सरकार के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो अब ये तो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक। अब आगे वाले प्रश्न को देखते हैं। देखिए, निम्न में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा। देखिए, ये भी एक अच्छा प्रश्न है, ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा। तो भाई शक संवत के लिए क्या चाहिए आपको, देखिए वो कहां से स्टार्ट होता है, 78 से स्टार्ट हो रहा है। तो 78 से अगर वो स्टार्ट हो रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2009 में से आपको क्या करना पड़ेगा, 78 को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 78 में अगर आप माइनस करेंगे, जबकि अगर ये विक्रम संवत होता तो क्या करना पड़ता, जोड़ना पड़ता, ठीक है। तो अभी आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहां से आप माइनस करिए, तो ये हो जाएगा, देखिए 78 को आपने माइनस कर देना, यानी कि ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 9, यानी कि 1931, ठीक है। तो 1931 ये अभी शक संवत वर्ष चलेगा, ठीक है। और अगर आपने विक्रम संवत निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, विक्रम संवत के हिसाब से क्या कर देंगे, 57 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो अगर आज चल रहा है 2021, तो आपको अगर आपको विक्रम संवत निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, 57 उसमें ऐड कर देंगे। तो 7 और 1 8, 5 6 7 और 20, तो 2078 विक्रम संवत चल रहा है, ठीक हो गया। तो ये आपको निकालना आना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड भी प्रश्न कई सारे आ रखे हैं, कई सारे मतलब मेरे सामने यहाँ पर प्रश्न है, लेकिन मैं आपको एक ही प्रश्न बता रहा हूँ जिससे कि आपको निकालना बहुत आसानी से, मतलब आसानी से इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको निकालेंगे, ठीक है। और अगर कभी कभार ये भी आ जाता है कि भाई विक्रम संवत और शक संवत में कितने वर्षों का अंतर है, तो कितने सब वर्षों का अंतर है, सिंपली आपने क्या करना है इसमें, जैसे भाई 57 ईस्वी पूर्व है ना, और ये आपका क्या है 78 क्या है ईस्वी है। तो यानी कि अगर हम 0 से स्टार्ट करें तो ये इतना और ये इतना, यानी कि आपने क्या कर देना, दोनों को ऐड कर देना बस सिंपली, ठीक है, क्योंकि ये 57 ईस्वी पूर्व है, ठीक है, और ये है 78 ईस्वी, यानी कि 0 से ये पहले का है, यानी कि ईसा मसीह का जो जन्म है उससे पहले का, और ये ईसा मसीह के जन्म के बाद का, यानी कि आपको दोनों को ऐड कर देना है। तो 8 और 7 होता है 15, 7 5 12 और 1 3, तो 135 वर्षों का इसमें अंतर आता है,
ठीक है भाई। तो ऐसे करके ये प्रश्न बनते हैं, ठीक है। आपको समझ में आना चाहिए जो हमारा भारतीय राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम माह होता है उसको क्या बोलते हैं, चैत्र बोलते हैं, ठीक है। तो चैत्र किस पर आधारित है, ये शक पर ही आधारित है, ठीक है। शक संवत पर ही हमारा राष्ट्रीय पंचांग आधारित है, ठीक है। जो चैत्र होता है, जैसे हम कहते हैं ना, हमारा जो पहला माह होता है वो क्या होता है, चैत्र, ठीक है। तो चैत्र का वो कौन सा दिन होता है, वो होता है 22 मार्च। तो 22 मार्च को ही आपका क्या आता है, चैत्र आता है, ठीक है। और अगर वैसे देखा जाए तो लीप ईयर अगर हम बात करें जिसमें 366 दिन होते हैं तो उसमें 21 मार्च को होता है, ठीक। तो जो शक संवत है, चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़, आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। तो ये जो हमारा चैत्र माह होता है शक संवत पर ही आधारित है हमारे जो राष्ट्रीय पंचांग है, ठीक। तो ऐसे करके हम इसको निकालते हैं। कभी कभार इससे रिलेटेड प्रश्न भी आ जाते हैं और आईएएस में ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं, जनरली पूछे भी जाते हैं कि आपके राष्ट्र पंचांग से रिलेटेड आपसे कोई प्रश्न पूछ देंगे, ठीक है। तो वो आपको समझ में आना चाहिए कि जो हमारा राष्ट्रीय पंचांग है वो भारत सरकार के द्वारा जो यूज किया जाता है वो किस पर आधारित है, शक संवत पर आधारित है। अगला प्रश्न देखिए, अश्वघोष किसका समकालिक था। देखिए इस तरह के प्रश्न भी बार बार रिपीट होते रहते हैं। अभी हाल में मैंने आपको जो पुराने पेपर करवाए हैं उसमें भी एक क्वेश्चन आया था। तो अश्वघोष किसका समकालीन था, अशोक का, चंद्रगुप्त द्वितीय का, कनिष्क का या फिर हर्षवर्धन का। तो ये किसका था, कनिष्क का था, ठीक है ना भाई। जो कनिष्क के उसमें जो अश्वघोष थे वो राजकवि थे उसके, ठीक है। और ये सब कौन है, ये सब आपके बौद्ध दार्शनिक हुए देखा जाए तो। पार्श्व था, वसुमित्र, अश्वघोष, ठीक है। इसके अलावा नागार्जुन है, चरक जैसे चिकित्सक थे, ठीक है। तो ये सब मतलब कौन थे, कनिष्क के समय के थे, मतलब कनिष्क के राजदरबार में ये लोग हुआ करते थे। तो इससे रिलेटेड प्रश्न भी आ सकते हैं, ठीक, और आते ही रहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा कनिष्क के दरबार में नहीं गया था, मतलब नहीं था। अश्वघोष, चरक, नागार्जुन, पतंजलि। तो अभी मैंने आपको बताया कि अश्वघोष था, चरक था, नागार्जुन था, लेकिन पतंजलि नहीं थे, ठीक है। पतंजलि कौन थे, ये कनिष्क के दरबार से संबंधित थे। ये पतंजलि ने क्या थे, ये थे शुंग काल के विद्वान थे, ठीक है। शुंग काल के पतंजलि जो थे वो आपके कौन थे, ये थे शुंग काल के विद्वान, ठीक है ना। और इन्होंने महाभाष्य की रचना भी की थी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, काफी अच्छा लेवल का प्रश्न है। निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रब तक अभिलेख में नहीं है, ठीक है। श्रावस्ती, कौसंबी, पाटलिपुत्र या फिर चंपा। तो किसका नहीं है उल्लेख, आपको यह बताना है। तो इसमें दोस्तों श्रावस्ती का उल्लेख नहीं है, ठीक है। इसमें है साकेत का उल्लेख, कौसांबी का, पाटलिपुत्र का और चंपा का, ठीक है। तो ये कनिष्क का जो रब अभिलेख है ये है फ्रेंड्स अफगानिस्तान में पाया गया था, ठीक है। कहां पर अवस्थित है, अफगानिस्तान में कोटल नामक एक जगह है, रब नामक स्थान है, ठीक है। कोटल में रब नामक एक स्थान है, वहां पर 1993 में यह अभिलेख प्राप्त किया गया था। 1993 में 1993 में ये प्राप्त किए गए थे और यूनानी और बैक्टीरियन भाषा में ये लिखे गए हैं, ठीक है। तो कुषाण वंश के शासक कनिष्क से संबंधित है। तो इस अभिलेख में 4 शहरों के नाम उल्लेख है, साकेत, कौसांबी, पाटलिपुत्र और चंपा, लेकिन श्रावस्ती का इसमें उल्लेख नहीं है। अब दोस्तों अगला प्रश्न है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया। अब आ रहे भारत पे राज करने वाले वंश की जब हम बात करते हैं तो देखिए शुंग वंश के मैंने अभी आपको बताया था कि मौर्य वंश के बाद जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था वो कौन था, बृहद्रथ, ठीक है। तो बृहद्रथ की जो हत्या थी वो उसी के सेनापति थे पुष्यमित्र शुंग, इनके द्वारा की गई और पुष्यमित्र शुंग के द्वारा शुंग वंश की स्थापना की गई थी, ठीक है ना। तो फिर इसके बाद जो शुंग वंश के अंतिम राजा थे वो थे, तो जो इसके अंतिम शासक थे दोस्तों वो थे देवभूति। कौन थे, देवभूति, ठीक है। अंतिम शासक थे देवभूति और उनकी हत्या कर दी थी उनके ही ब्राह्मण मंत्री वसुदेव ने, ठीक है। ब्राह्मण मंत्री थे वसुदेव, उन्होंने उसकी हत्या कर दी थी और इसके बाद उन्होंने कण्व वंश की स्थापना करी, ठीक है ना, कण्व वंश। तो शुंग के बाद कौन आए, कण्व। तो कण्व वंश की स्थापना की थी वसुदेव ने 75 ईस्वी पूर्व में,
75 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि मौर्य के बाद जो वंश आया था वो कौन सा आया था, वो आया था सुंग वंश, और सुंग के बाद कौन सा आया, कण्व वंश। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसमें और भी कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिलहाल हमें ये चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, और वैसे देखा जाए तो फिर कण्व वंश के बाद फिर कौन आए थे, देखा जाए तो सातवाहन वंश आए थे। ठीक है, क्योंकि इनका अंतिम शासक था सुशर्मन, ये रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है। सुशर्मन था इनका अंतिम शासक, और जो सुशर्मन था उसकी सातवाहन शासक सिमुक ने हत्या कर दी थी। ठीक है, सिमुक ने हत्या कर दी थी और इस वंश का अंत कर दिया, और फिर देखा जाए तो मतलब फिर उसने सातवाहन वंश की स्थापना करी थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? पुष्यमित्र सुंग, खारवेल, गौतमीपुत्र सातकर्णी, वासुदेव या फिर समुद्रगुप्त? तो काफी अच्छा प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों गौतमीपुत्र सातकर्णी। तो अब मैंने जैसे कि आपको बताया कि कण्व वंश के बाद जब कर्ण वंश को पूरा समाप्त किया, वो किसने किया था, सिमुक ने। तो सिमुक ने वंश की स्थापना की थी, वो था सातवाहन। ठीक है, सातवाहन को स्थापित करने का श्रेय जाता है सिमुक को, और फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट राजा है उसका वो है गौतमीपुत्र सातकर्णी। हालांकि सिमुक के बाद फिर कृष्ण आया था। ठीक है, उसके बाद सातकर्णी प्रथम आया था, फिर हाल आया था, उसके बाद आया था गौतमीपुत्र सातकर्णी। ठीक है, तो जो गौतमीपुत्र सातकर्णी है, ठीक है, इसको ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट शासक है गौतमीपुत्र सातकर्णी। इसको वर्ण व्यवस्था का रक्षक बोला गया है। ठीक है, क्योंकि इसने क्या की थी ना, जो 4 वर्णों वाली व्यवस्था थी उसको फिर से स्थापित किया। ठीक है ना, यानी कि जब उस समय पर क्या हो रहा था ना कि वर्ण और जातियों का मिश्रण हो रहा था, यानी कि वर्ण संकर हो रहा था, तो इसने उसको रोका। ठीक है, तो इसलिए इसको वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है, यानी कि इसने वर्ण व्यवस्था, 4 वर्णों वाली व्यवस्था को फिर से स्थापित किया। ठीक है, तो ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी, और इससे रिलेटेड प्रश्न भी आते रहते हैं गौतमीपुत्र सातकर्णी से। तो ये कौन था, सातवाहन वंश का, मतलब सातवाहन का एक राजा था। ठीक है, सातवाहन शासक था। अगला प्रश्न देखिए, मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था। तो मौर्य के बाद सबसे प्रभावशाली राज्य किसका था, ये था सातवाहन का। ठीक है, मौर्य के बाद सबसे प्रभावशाली राज्य सातवाहनों का ही था। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि इस वंश का जो संस्थापक है वो कौन था, शिमुक था। ठीक है, इसने कर्ण वंश के अंतिम राजा सुशर्मा की हत्या करके इस वंश की स्थापना की थी। ठीक, तो ये प्रश्न बहुत बार आता है कि सिमुक किस वंश का संस्थापक था, और ये मौर्यों के बाद दक्षिण भारत का सबसे प्रभावशाली राज्य था सातवाहन। अगला प्रश्न देखिए, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? यह भी एक अच्छा प्रश्न है और कई बार रिपीट हो चुका है। पांचाऊ, पानयांग, सी हुआंग टी या फिर होटी? तो इसका राइट आंसर है पांचाऊ। पांचाऊ चीनी स्रोतों के अनुसार पता लगता है कि 73 ईस्वी से 94 ईस्वी के बीच में प्रसिद्ध चीन का सेनापति था, और इस समय की बात कही जाती है कि जो कनिष्क है, इन्होंने अपना एक दूत भेजा था और इन्होंने बोला था हान की राजकुमारी से विवाह का प्रस्ताव भेजा था इन्होंने। ठीक है, तो उस समय पे वहां पर चलता था हान वंश, चीन में हान वंश। ठीक है, तो वहां पर क्या था कि हान वंश के राजकुमारी थी, अब मुझे उनका नाम पता नहीं है, तो वहां पर जो कनिष्क था, कनिष्क ने एक अपने राजदूत को भेजा था और उसने हान राजकुमारी से विवाह की मांग की थी। ठीक है, लेकिन उस समय पर जो पांचाऊ है उसने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, और फिर उसके बाद जो कनिष्क है वो रुष्ट हो गया और उसने इनके राज्य पर चढ़ाई कर दी, मतलब कि आक्रमण कर दिया, लेकिन कनिष्क असफल रहा था। ठीक है, तो इसलिए ये माना जाता है कि इस जनरल ने कनिष्क को हराया था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्न में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थी? गुप्त वंश, मौर्य वंश, कुषाण वंश या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है कुषाण वंश। कुषाण वंश का जो साम्राज्य है उसकी सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर तक फैली हुई थी। ठीक है, इससे पहले जो मौर्य वंश थे वो तो क्या था कि उनकी जो सीमा थी वो भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर ही थी, लेकिन इसका जो विस्तार था वो चीन तक था। ठीक है, तो इसलिए माना जाता है कि उस समय जो कुषाण वंश है उसके साम्राज्य की सीमाएं भारत से बाहर तक फैला हुई थी। ठीक है ना, तो उत्तर में जो चीन है, ठीक है, फिर कश्मीर
ऐसी नीचे जो हम जाएंगे तो विंध्याचल, विंध्य पर्वत, ठीक है, और अफगानिस्तान फिर पूरा मतलब वहां तक इसकी सीमाएं विस्तृत थी। तो भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर तक इसकी सीमाएं विस्तृत थी, तो कुषाण वंश को ही माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी मौर्य काल में, कुषाण काल में, गुप्त काल में या फिर हर्षवर्धन के काल में? तो इसका राइट आंसर है कुषाण काल में ही। ये भी एक बहुत अच्छा प्रश्न है। कुषाण काल के समय पर ही बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई थी, ठीक है। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इससे रिलेटेड आ सकता है, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, कला की गांधार शैली निम्न समय में फूली, मतलब कि किसके समय पर फली फूली, मतलब उसका विकास हुआ? कुषाणों के समय पे, गुप्त के समय पे, अकबर के समय पे या फिर मौर्य के समय पर? तो ये भी एक बड़ा अच्छा प्रश्न बनता है। गांधार शैली कुषाण के समय पर सबसे ज्यादा फली फूली, यानी कि इसका विकास हुआ। कुषाण शासक कनिष्क के समय पर दो इंपॉर्टेंट शैलियों का विकास हुआ। एक तो थी गांधार, यहाँ पर लिखा हुआ है, दूसरी थी मथुरा शैली, ठीक है। तो ये प्रश्न भी आता रहता है कि किन दो इंपॉर्टेंट शैली का विकास हुआ, एक तो गांधार, दूसरी होगी मथुरा शैली। अगला प्रश्न देखिए, अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था। अफगानिस्तान का बामियान क्यों प्रसिद्ध है? हिंदू मंदिर के कारण, हाथी दांत के काम हेतु, स्वर्ण सिक्कों के टंकण हेतु या फिर बुद्ध प्रतिमा के लिए? तो इसका राइट आंसर मैं आपको बताऊं, इसका राइट आंसर है बुद्ध प्रतिमा के लिए। अफगानिस्तान की जो बामियान पहाड़ियां हैं, इनको काटा गया था और काटकर बुद्ध प्रतिमाओं को बनाया गया था, ठीक है। तो ये बुद्ध प्रतिमाओं के लिए प्रसिद्ध थी, ठीक है। लेकिन अफगानिस्तान के तालिबान शासक हैं, इन्होंने बुद्ध प्रतिमाओं को नष्ट करवा दिया था। तो उस समय पर अफगानिस्तान का बामियान काफी प्रसिद्ध हुआ था। अगला प्रश्न, गांधार कला एक संश्लेषण है। मैंने आपको बताया था गांधार कला क्या थी। गांधार कला के बारे में मैंने आपको बताया था, किसका मिश्रण है ये? भारत तथा यूनानी कला का, है ना। तो जो भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण जो है वो आपकी गांधार शैली ही है, ठीक है, यानी कि इन दोनों का मिक्सचर, ठीक। तो इसके जो संरक्षक थे वो कौन थे? कुषाण थे, इसके अलावा शक भी थे, ठीक है। तो ज्यादातर वैसे कुषाण के समय पर सबसे ज्यादा इस शैली का विकास हुआ, तो इससे रिलेटेड प्रश्न आ सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्राचीन काल में भारत पर आक्रमण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही काल अनुक्रम है? तो अभी मैंने आपको बताया कौन सा सही से काल अनुक्रम है। सबसे पहले यहाँ पर किन्होंने किया? यूनानियों ने, यानी कि हिंदी यूनानी, ठीक है। दूसरा, उसके बाद कौन आएंगे? शक। तीसरे आएंगे पल्लव या पार्थियाई, और फिर आएंगे कुषाण। तो कैसे बनेगा? पहले तो आएंगे इंडो बैक्टीरियन, ठीक है, इसके बाद आएंगे शक, फिर पल्लव और फिर कुषाण। तो आप देखें तो यहां पर से कौन सा बनेगा भाई? शक। पहले तो आपके शक आ जाएंगे, सॉरी, पहले आ जाएंगे यूनानी, ठीक है, यूनानी, शक और कुषाण। बीच में पल्लव नहीं लिखा हुआ तो कोई बात नहीं। तो यूनानी, शक और कुषाण, तो यानी ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश था कौन सा था? चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट या फिर सातवाहन? तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर होगा सातवाहन, ठीक है। इसमें सबसे पुराना सातवाहन ही है। सातवाहन वंश का, जैसे मैंने आपको बताया था, इन्होंने कण्व वंश के अंतिम शासक थे सुशर्मा, उसकी हत्या की थी सिमुक ने। तो ये तकरीबन 30 ईस्वी पूर्व में की थी हत्या, ठीक है, 30 ईस्वी पूर्व। तो ये है ईस्वी पूर्व का, यानी कि बीसी, ठीक है। चालुक्य और राष्ट्रकूट का तो कोई मतलब ही नहीं होता, अभी हम उसको पढ़ भी नहीं रहे, तो आप आसानी से बता सकते हैं इसमें, ठीक है। पल्लव का अभी आपको क्लियर नहीं हो पा रहा होगा, तो पल्लव क्या है? ये पहली सदी ईसी पूर्व के अंत के आते हैं, ठीक है। तो मतलब आप इसको मान लीजिए कि इनके बाद ही आए, सातवाहन के बाद ही आए, ठीक। तो यहाँ पर आप इसको क्लियर कर लीजिएगा, जो शक है, मतलब सॉरी सातवाहन है, सातवाहन पहले आ गए थे, सातवाहन ईसी पूर्व, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। वैसे देखा जाए दोस्तों तो सातवाहन वंश को उत्तराधिकारी माना जाता है मौर्य वंश का, ठीक है। तो कभी कभार क्या होता है कि मगध पर साम्राज्य करने वाले, मगध पर शासन करने वाले जो मुख्यतः वंश हैं वो भी पूछे जा सकते हैं, उनको भी आप याद करिएगा। तो पहला तो जैसे हमने पढ़ा था कौन था? हर्यक था, ठीक है। दूसरे थे शिशुनाग, ठीक है। तीसरे कौन आए थे? इसके बाद आए थे नंद, ठीक है। चौथे आए थे मौर्य, और मौर्य के बाद अगर आप माने तो वास्तविकता में मानेंगे तो सातवाहन मानेंगे, ठीक है।
तो ये कुछ 5 वंश हैं इंपॉर्टेंट, ये 5 हैं। बाकी तो जो बीच में सुंग और कण्व हैं ये तो एक तरीके से मतलब इन्होंने उतना अच्छे से राज नहीं किया था जितना कि सातवाहन या हर्यक शिशुनाग या नंद मौर्य ने किया था। मतलब ये तो बस ये गिरते हुए पतन पे मतलब ये आए थे मौर्य, जब मौर्य का पतन हो रहा तो उसी पे इन्होंने राज किया एक तरीके से ना। तो जो सातवाहन है वो काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? वायु पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये भी एक अच्छा प्रश्न है। आंध्र सातवाहन जो वंश है इनकी सूची मिलती है मत्स्य पुराण में, ठीक है। इसमें कुल 30 सातवाहन राजाओं के नाम मिलते हैं, ठीक है। और देखा जाए तो मतलब कुल पुराणों में 30 सातवाहन राजाओं के नाम है और मत्स्य पुराण में 19 राजाओं के नाम मिलते हैं, ठीक है। तो पुराणों में सातवाहनों को आंध्र बोला गया है, ठीक है, आंध्र बोला गया है, तो इसलिए इनको आंध्र सातवाहन भी बोला जाता है, ठीक है। पुराणों में बोला गया है, हालांकि सातवाहन के जो अभिलेख है वहां पर आंध्र नाम नहीं मिलता है, लेकिन इनका माना जाता है कि जो पुराण है पुराण में इनका नाम आंध्र था, ठीक है। और इनका जो शासन काल है वो 300 साल माना जाता है, ठीक है। तो अराउंड 30 शासक हुए हैं जिसमें से 19 मत्स्य पुराण में मिलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ आपको याद होना चाहिए सातवाहन शासक के बारे में। अगला प्रश्न देखिए, सातवाहन की राजधानी अवस्थित थी। सातवाहन की राजधानी कहाँ अवस्थित थी? अमरावती, नांदेड़, नलदुर्ग या फिर दुर्ग? तो इसका राइट आंसर है अमरावती, ठीक है। सातवाहनों की जो राजधानी थी वो अमरावती थी। हालांकि प्रश्न में कई जगह पे प्रतिष्ठान भी दिया गया है, ठीक है। तो इनकी जो वास्तविक राजधानी थी वो प्रतिष्ठान ही थी, ठीक है। प्रतिष्ठान या फिर पैठन भी बोला जाता है, ठीक। तो ये चीज भी आप ध्यान रखना, इनकी आरंभिक जो राजधानी थी वो थी अमरावती और इनकी जो वास्तविक राजधानी थी वो थी प्रतिष्ठान, ठीक है। तो कभी कभार क्या होता है कि दोनों दिए हो सकते हैं, प्रतिष्ठान भी दिया हो सकता है और अमरावती भी दिया हो सकता है, मतलब दोनों एक साथ नहीं आएंगे। तो किसी और क्वेश्चन में मतलब हो सकता है कि हमको अमरावती ऑप्शन ही ना मिले, तो अगर अमरावती ऑप्शन नहीं मिला तो प्रतिष्ठान मिलेगा, तो आप प्रतिष्ठान में टिक करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप ध्यान रखिएगा कि जो सातवाहन है इनकी शुरुआती राजधानी थी अमरावती और बाद में जो वास्तविक राजधानी बनाई वो प्रतिष्ठान बनी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित शासकों में किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? एका ब्राह्मण, तो ये इसका राइट आंसर है गौतमीपुत्र सातकर्णी। मैंने बोला ही भी था आपके आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। सातवाहन शासक थे गौतमीपुत्र सातकर्णी। नासिक अभिलेख है इनका जिसमें इनको एका ब्राह्मण बोला गया है, अद्वितीय ब्राह्मण या ब्राह्मणों का एकमात्र रक्षक भी बोला गया है, ठीक है। तो गौतमी काफी इंपॉर्टेंट ये शख्स हैं। नासिक अभिलेख इनसे रिलेटेड है जहां पर इनको एकमात्र ब्राह्मण या अद्वितीय ब्राह्मण भी बोला गया है, या एका ब्राह्मण भी बोला गया है, ठीक है, ब्राह्मणों का एकमात्र रक्षक। अगला प्रश्न देखिए, राजा खारवेल का नाम जुड़ा है। अब राजा खारवेल का नाम किससे जुड़ा हुआ है? गिरनार का स्तंभ अभिलेख, जूनागढ़ स्तंभ अभिलेख, हाथी गुम्फा लेक या फिर सारनाथ लेक? तो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, ये हाथी गुम्फा लेक के संग जुड़े हुए हैं, ठीक है। कलिंग के राजा थे ये, चेदी वंश चलता था वहां पर, ठीक है। कलिंग का एक चेदी वंश था, वहां के शासक थे खारवेल। तो ये सबसे महानतम सम्राटों में से एक है प्राचीन इतिहास के, ठीक है। तो यहाँ पर इनका एक हाथी गुम्फा अभिलेख है। हाथी गुम्फा अभिलेख कहाँ पर है? ये उड़ीसा में है, ठीक है, भुवनेश्वर में, उड़ीसा में भुवनेश्वर के अंतर्गत ये उदयगिरी पहाड़ियां हैं, यहाँ पर ये अवस्थित है हाथी गुम्फा अभिलेख, ठीक है। और इसमें अभिलेख से खारवेल के बारे में काफी कुछ जानने को मिलता है और खारवेल जैन धर्म के बहुत बड़े समर्थक थे, ये भी यहाँ से जानने को मिलता है। तो ये प्रश्न भी आ सकता है। अगला प्रश्न देखिए, उसी पर आ गया, निम्नलिखित राजाओं में से कौन सा जैन धर्म का संरक्षक था? अशोक, हर्ष, पुलकेशिन द्वितीय या फिर खारवेल? तो इसका राइट आंसर है खारवेल। अगला प्रश्न देखिए, कलिंग, नरेश, खारवेल निम्न में से किस वंश से संबंधित थे? चेदी, कदम, कलिंग, हर्यक? तो मैंने जैसे कि आपको बताया ये चेदी वंश से संबंधित थे। कलिंग, नरेश, खारवेल का संबंध था चेदी वंश से, ठीक है। कई जगह पे महामेघ वाहन वंश भी आता है, महामेघ वाहन वंश, तो ये भी वही है, चेदी वंशी है, ठीक है।
तो क्योंकि जो चेदी वंश का जो संस्थापक था वो महामेघ वाहन नाम का एक व्यक्ति था, तो इसलिए इस वंश का नाम महामेघ वाहन वंश भी है। ठीक है, इनका सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? खारवेल था। ठीक, तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न मौर्योत्तर युग के। मैंने पूरी कोशिश की है कि जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें मैं इंक्लूड कर सकता था मैंने किए हैं, और मेरा यही तरीका रहेगा कि मैं आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न बताता रहूँगा। हालांकि ये सिलेबस बहुत वास्ट है, अगर आप सातवाहन युग को पढ़ेंगे वो अलग ही है पूरा, और इसके अलावा अगर आप जो मौर्योत्तर युग में जो इतने सारे वंश हैं उनको पढ़ने में आपको काफ़ी समय लग जाएगा। लेकिन ये MCQ जितने हमने किए हैं इससे भी आपको काफ़ी नॉलेज मिली है और इससे रिलेटेड प्रश्न ही आते हैं एग्जाम में। आई होप कि ये काम आपको अच्छा लगेगा और आप इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।